हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओशनोग्राफी जिसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे महासागरों का ऊष्मा बजट क्या होता है ना। यदि महासागर के द्वारा 100 इकाई लघु तरंग के सौर विकिरण के अवशोषण से तापमान में वृद्धि होती है, तो शीतलन के समय वाष्पीकरण से लगभग 51 इकाई, संवहन के द्वारा 46 यूनिट, दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा 3 इकाई, चालन के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन होता है। स्थल खंडों की अपेक्षा महासागरों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है ना। महासागरों की अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो इसका तात्पर्य यह है कि महासागर देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। किसकी तुलना में? स्थल खंडों की तुलना में। आपने देखा होगा स्थल खंड जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में आप देखते होंगे कि दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और शाम को उसी स्थान पर ठंडाई का अनुभव होता है। जबकि महासागर में आप देखेंगे तो गर्मियों में भले कितनी तेज गर्मी पड़ती रहे, उनका जल ठंडा रहता है ना, ठंडा रहता है। अब हम देखेंगे महासागरों की सतह के तापमान को निर्धारित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आता है अक्षांशीय स्थिति, है ना। अक्षांशीय स्थिति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवों के पास सूर्य ताप कम हो जाता है ना। मैंने इसके पहले बताया था रे ऑफ इंसिडेंट, है ना, आपतन कोण बताया था। जो ध्रुवों के आसपास होता है वो आपतन मतलब जो सूर्य की किरणें होती है, जैसे ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, इसलिए यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। जबकि पोल्स होते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है, इसलिए यहाँ का तापमान कम होता है। दूसरा आता है भूमंडलीय पवनें। भूमि से महासागरों की तरफ आने वाली हवाएं तट से पानी को ऊपर की ओर धकेलती है। इससे क्या होता है, सतह के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है ना। इससे सतह के नीचे का जो ठंडा पानी होता है ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट आता है भूभागों के साथ निकटता। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध की भूभाग की तुलना में ज्यादा गर्मी पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ज्यादा भूभाग से जुड़े हुए हैं, है ना। ज्यादा भूभाग से अगर चीजें जुड़ी रहेंगी तो वहां पे इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा, अर्थात गर्मी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आता है महासागरीय धाराएं। गर्म धाराएं ठंडे क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है और ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्र का तापमान कम कर देती है। इसलिए महासागरीय धाराएं भी तापमान को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। सूर्य ताप। सूर्य से आने वाली लघु तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों को सूर्य ताप कहते हैं। यहाँ ऊर्जा महासागर की सतह से प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा होती है महासागर की सतह से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लवणता। महासागर के तापमान को लवणता भी प्रभावित करती है। लवणता जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से। अब महासागरों के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण हम देखेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। महासागरों का ऊर्ध्वाधर वितरण सतह से लेकर महासागर की गहराई तक पानी के तापमान में बदलाव को दर्शाता है। महासागर के विभिन्न स्तरों पर तापमान अलग अलग होता है, जो सूर्य की ऊष्मा, वायुमंडलीय स्थितियां और महासागरीय परिसंचरण के कारण प्रभावित होता है। ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण को आमतौर पर 3 मुख्य परतों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी मुख्य परतें? पहले है सबसे ऊपर की जो परत, इसे सतही मिश्रण परत कहते हैं ना। सबसे ऊपर की परत है, इसकी गहराई 0 से 200 मीटर तक होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह परत महासागरों का ऊपरी भाग होता है जहां पानी का तापमान सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि यह परत सीधे सूर्य की ऊष्मा के संपर्क में होती है। इस परत में हवाओं और लहरों की वजह से पानी अच्छे से मिल जाता है, जिससे तापमान समान। तापमान अगर देखिए क्षेत्र, गर्म क्षेत्रों में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक और ठंडे क्षेत्रों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मुख्य कारक क्या है? सौर विकिरण, हवाओं का प्रभाव, महासागरीय धाराएं इस परत के तापमान को नियंत्रित करती है। दिन के समय यह परत गर्म होती है, जबकि रात के समय सतही तापमान कुछ कम हो जाता है। दूसरी आती है थर्मोक्लाइन, है ना। दूसरी जो लाइन आती है वो आती है थर्मोक्लाइन। इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। विशेषता को अगर देखें तो यह परत सतही मिश्रण परत और गहरी परत के बीच होती है, जहां तापमान तेजी से गिरता है। इस परत में तापमान में अत्यधिक गिरावट होती है क्योंकि सूर्य की ऊष्मा यहां तक नहीं पहुंच पाती है। तापमान देखें तो सतही तापमान की तुलना में ये परत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। तापमान तेजी से 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। मुख्य कारक क्या है? इस परत में तापमान की गिरना मुख्य रूप से गहराई और सूर्य की किरणों के ना पहुंचने के कारण होता है। सतह के नीचे का पानी धीमी गति से
के कारण तापमान यहाँ अधिक स्थिर रहता है ना, ये अंदर है। अब आता है डीप लेयर, है ना, सबसे गहरी परत जो आंतरिक परत होती है, 1000 मीटर से लेकर जो नीचे वाली पूरी परत होती है वो गहरी परत कहलाती है। विशेषताएं देखें तो ये परत महासागर का सबसे ठंडा और स्थिर भाग होता है। यहाँ पर तापमान अत्यधिक ठंडा होता है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। सूर्य की किरणें इस परत तक नहीं पहुंच पाती है। तापमान इसका 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहता है, मतलब बहुत ही कम तापमान रहता है। मुख्य कारक क्या है, गहरे पानी में तापमान बेहद स्थिर रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें और ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह ठंडा पानी ध्रुवीय क्षेत्रों से महासागरीय धाराओं द्वारा आता है, तो इसे गर्म होने में काफी समय लगता है। अब हम जानेंगे लवणता के बारे में। महासागरों की लवणता सैलिनिटी क्या होती है। समुद्री जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता को क्या बोलते हैं, लवणता कहते हैं, है ना। उसमें जो लवण घुले रहते हैं समुद्री जल में उसे सांद्रता कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति हजार में मापा जाता है ना, प्रति हजार में मापा जाता है, इसका सिंबल है, जिसका मतलब है समुद्री जल के 1000 ग्राम में कितने ग्राम लवण मौजूद है। औसत महासागरीय लवणता लगभग 35 होती है ना, यानी प्रति 1000 समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण घुले हुए होते हैं। अब जो महासागरों की लवणता को प्रभावित कौन से, सबसे पहला आता है वाष्पीकरण, है ना। कैसे ये प्रभावित करता है, जब समुद्री जल वाष्पित होता है तो केवल पानी ही वाष्प बनता है, जबकि लवण पानी में ही रह जाते हैं। इससे पानी की लवणता बढ़ जाती है ना। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिससे वहां की लवणता अधिक हो जाती है ना। उदाहरण पे तौर पर अगर देखें तो भूमध्य सागर, लाल सागर जैसे क्षेत्रों की लवणता अधिक होती है क्योंकि वहां वाष्पीकरण का दर अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होगा उससे क्या होगा कि पानी निकल जाएगा और जो लवण है वो बच जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, लवणता बढ़ जाएगी। दूसरा आता है वर्षा। वर्षा से समुद्री जल की सतह पर मीठा पानी गिरता है जो पानी की लवणता को कम कर देता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की लवणता कम होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विश्वतीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है वहां की लवणता अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि जब पानी गिरता है तो मीठा पानी गिरता है और वो पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, तो वहां पे जो मीठा पानी मिलेगा तो लवणता वहां पे डाइल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नदियों का प्रभाव। जब नदियां महासागर में मिलती तो वे मीठा पानी साथ लाती है, जिससे उस क्षेत्र की लवणता कम हो जाती है। नदियों के मुहाने के पास लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे पानी के कारण कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो गंगा, अमेजन और नील जैसी बड़ी नदियां समुद्र में बहुत सारा मीठा पानी प्रवाहित करती है, जिससे इनकी संगम स्थलों पर लवणता कम हो जाती है। बर्फ का पिघलना और जमना। ध्रुवीय क्षेत्रों में जब समुद्री बर्फ जमती है तो लवण पानी में ही रह जाते हैं और पानी की लवणता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब बर्फ पिघलती है तो यह मीठा पानी महासागरों में मिलाती है, जिससे लवणता कम हो जाती है। जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में बर्फ के पिघलने और जमने से लवणता में मौसमी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। समुद्री धाराएं। महासागरीय धाराएं पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, जिससे लवणता में बदलाव होता है। गर्म और ठंडी धाराएं पानी की लवणता को प्रभावित करती है। जैसे अगर देखें हम गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं गर्म पानी को उत्तरी अटलांटिक महासागर तक ले जाती है, जिससे वहां की लवणता प्रभावित होती है। वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अगर देखें, वायुमंडलीय परिसंचरण महासागर की सतह पर हवा के प्रभाव को प्रभावित करता है। यह हवा पानी के वाष्पीकरण और वर्षा में बदलाव लाती है, जिससे लवणता प्रभावित होती है। उच्च दाब वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है और कम दाब वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक होती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षा के कारण लवणता कम होती है। भौगोलिक स्थान, जियोग्राफिकल लोकेशन को अगर देखा जाए तो प्रभाव, महासागर का स्थान भी लवणता को प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कम होती है क्योंकि बर्फ पिघलने से ताजे पानी की आपूर्ति होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भूमध्य रेखा के पास महासागर की लवणता अधिक होती है, जबकि ध्रुव क्षेत्रों में कम होती है। मानवीय गतिविधियां भी रहती है, जैसे औद्योगिक प्रदूषण, नदियों पर बांध, जल निकासी की प्रणालियां महासागर की लवणता को प्रभावित कर सकती है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा और प्रदूषित जल लवणता की असामान्य परिवर्तन ला सकता है ना। जैसे मानव जनित गतिविधियों के कारण कई तटीय क्षेत्रों में लवणता में बदलाव देखा
जा रहा है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम इसका? महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों का प्रभाव, बर्फ का पिघलना, महासागरीय धाराएं, वायुमंडलीय परिसंचरण, भौगोलिक स्थिति और मानवीय गतिविधियां है। ये कारक महासागरों के विभिन्न हिस्सों में लवणता के स्तर को अलग अलग बनाते हैं। अब हम देखेंगे महासागरीय धारा क्या होती है। महासागर के जल के सतत और निश्चित दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनके प्रभाव के पीछे कई भौतिक और भूगर्भीय कारक होते हैं। महासागरीय धाराएं बड़े पैमाने पर समुद्री जल को गति होती है, जो महासागरों के विभिन्न हिस्सों में पानी के वितरण और आदान प्रदान में मदद करती है। इन धाराओं की उत्पत्ति के कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होती है, जिन्हें हम आगे विस्तार से देखे थे, है ना। अगर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों को देखें तो सबसे प्रमुख कारण आता है पवन, है ना। महासागरीय सतह पर हवा का प्रभाव महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विचलित हवाएं जैसे कि व्यापारिक हवाएं जिसे हम ट्रेड वाइंड कहते हैं, पछुआ हवाएं जिसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं, समुद्री सतह पर दबाव डालती है और पानी को एक दिशा में धकेलती है, जिससे महासागरीय धाराएं बनती। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धारा हवाओं के दबाव के कारण बनती और उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट के पास से यूरोप की ओर बहती है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन महासागरीय धाराओं की दिशा और गति को प्रभावित करता है। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। यह प्रभाव पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होता है और महासागरीय धाराओं की दिशा को नियंत्रित करता है। जैसे उदाहरण अगर देखिए, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में घड़ी की दिशा में घूमने वाली धाराओं का निर्माण होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं वामानार्थ दिशा में घूमती है। तापमान और लवणता का अंतर। महासागरों के विभिन्न हिस्सों में पानी के तापमान और लवणता में अंतर होता है, जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करता है। ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में घना होता है और नीचे की ओर डूबता है, जबकि गर्म पानी ऊपर उड़ता है। लवणता में भी अंतर घनत्व को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पास ठंडा और लवणीय पानी डूब जाता है ना, नीचे चला जाता है और महासागरीय धाराओं के वैश्विक पैटर्न में शामिल हो जाता है। इसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट या महासागरीय परिसंचरण तंत्र, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट या महासागरीय परिसंचरण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट आता है महासागरों की संरचना और तटीय सीमाएं। महासागरों के तट की संरचना जिसमें समुद्री पर्वत, गर्त जिसे ट्रेंच कहते हैं, और महासागरीय बेसिन शामिल है। धाराओं की दिशा और गति को प्रभावित करती है। पानी का प्रवाह तब तक प्रभावित होता है जब तक कि इन भूगर्भीय संरचनाओं से गुजरता है। अगर उदाहरण देखें तो अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक पर्वत श्रृंखला मिड अटलांटिक रिज महासागरों के मार्ग को प्रभावित करती है। इसके अलावा तटीय रेखा भी महासागरीय धाराओं को मोड़ने में मदद करती है। ज्वार भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, महासागरीय धाराओं की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं। ज्वार के कारण समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, जो तटीय धाराओं और उथले क्षेत्रों को मजबूत प्रभाव पैदा करता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में ज्वार के कारण मजबूत तटीय धाराएं उत्पन्न होती है, विशेषकर नदी डेल्टाओं के पास। वायुमंडलीय दबाव का अंतर महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करता है। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से पानी निचले दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बहता है, जिससे महासागरीय धाराओं की दिशा और गति निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एल नीनो और ला लीनो जैसे मौसमी वायुमंडलीय दबाव पैटर्न महासागरीय धाराओं में बदलाव लाते हैं, जिससे प्रशांत महासागर में जलवायु परिवर्तन होता है। घनत्व भिन्नता जिसे डेंसिटी डिफरेंस कहते हैं। महासागरीय धारा की घनत्व में अंतर भी धाराओं की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारक होता है। ठंडा और घना पानी नीचे की ओर डूबता है, जबकि गर्म और हल्का पानी सतह पर ऊपर उठता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा घना पानी में डूबता है, मतलब डेंस पानी में डूबता है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में गर्म पानी की जगह लेता है, जिससे गहरे समुद्र में परिसंचरण बनता। मानवीय गतिविधियां भी उत्तरदायी होती है। औद्योगिक प्रदूषण, बांध निर्माण, नहरों की खुदाई जैसे मानव जनित कारक भी महासागरीय धाराओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन गतिविधियों के कारण पानी की गति और प्रभाव में बदलाव हो सकता है। जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर ने समुद्री जलधाराओं के मार्ग और पानी के आदान प्रदान को बदल दिया।
स्थानीय मौसम प्रभाव भी होते हैं, सीजनल चेंजेस। विभिन्न मौसमों में तापमान, हवाएं, वायुदाब में बदलाव महासागरीय धाराओं पर प्रभाव डालते हैं, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। मौसम के आधार पर धाराओं की दिशा और तीव्रता बदल सकती है। जैसे मानसूनी हवाएं दक्षिण एशिया में महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, जिससे सर्दियों और गर्मियों के दौरान जल प्रवाह की दिशा बदलती है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में पवन, पृथ्वी का घूर्णन, तापमान और लवणता में अंतर, महासागरों की संरचना, ज्वार भाटा, वायुमंडलीय दबाव, घनत्व भिन्नता, मानव जनित कारक और मौसमी बदलाव जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। ये धाराएं वैश्विक जलवायु प्रणाली और समुद्री पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे महासागरों में जल का संतुलन बना रहता। अब हम प्रमुख जो महासागरीय धाराएं होती है वैश्विक स्तर पे, उनके बारे में जानेंगे। विश्व की महासागरीय धाराएं, ये जल धाराएं वैश्विक जल परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये धाराएं महासागरों के पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाती है, जिससे जलवायु, समुद्र विज्ञान और मानवीय गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से गर्म और ठंडी धाराओं का विभाजित की जा सकती है ना। मतलब दो तरह की महासागरीय धाराएं होती है, एक तो गर्म जल धारा है और एक ठंडी जल धारा है ना। हम उनको देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये पूरा विश्व का मतलब अपने मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो हम इधर पूर्व से देखते हैं, तो जापान के आसपास जो यहाँ पे जो ग्रीन इस कलर में दिख रही है, नीले कलर में कोल्ड है, और जो रेड कलर में दिख रही है वो वार्म करंट है। तो ये जो ओयोशियो है जापान के पास, ये कोल्ड करंट है, ठीक है। क्यूरोशियो ये वार्म करंट है। नो ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आप देखते जाइए, जो आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये कलर के हिसाब से आपको समझ में आता जाएगा। ये मोजाम्बिक करंट है, ये अगुलहास करंट है, ठीक। उसके बाद ये बेंगुला करंट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये केनेरी करंट है, ये लेब्रोडोर करंट है, ये ग्रीनलैंड वाला करंट है, ग्रीनलैंड वाला करंट है। एक सेकेंड, ये ग्रीनलैंड वाला करंट है। ये ग्रीनलैंड वाला करंट है। उसका अगर हम देखें तो ये कैलिफोर्निया का करंट है, ये अलास्का गर्म जलधारा है, ठीक है। ये पेरू ठंडी जलधारा है, ये ब्राजील गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इसमें पूरी चीजें आपको आसानी से समझ आएगी, हम आगे डिटेल में भी इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। विवरण अगर देखें तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास से बहती है और यूरोप की ओर जाती है। ये गर्म पानी को मेक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी तट की ओर ले जाती है। इसके कारण यूरोप का मौसम अपेक्षाकृत गर्म और समशीतोष्ण रहता है, विशेषकर ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में। केंद्रीय धारा आती है नेक्स्ट, ये पूर्वी अटलांटिक महासागर में और ये ठंडी जलधारा है। विवरण अगर देखें तो ये धारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तट से बहती है। ये पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों को ठंडा करती है और सहारा के पश्चिमी हिस्सों में शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये केंद्रीय धारा के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट आता है क्यूरोशियो धारा। ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म धारा है। ये धारा जापान के पूर्वी तट से होकर बहती है और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म पानी ले जाती है। इसे जापान की गर्म धारा भी कहा जाता है। ये जापान और पूर्वी एशिया के तटों पर समुद्री जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है ओयोशियो धारा, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, और ये ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा सुदूर पूर्वी रूस और जापान के उत्तर में बहती है। ये ठंडे पानी को उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर ले जाती है और जापान के उत्तरी तट पर ठंडा और नम मौसम लाती है। नेक्स्ट आती है हमारी ओयोशियो के बाद हम्बोल्ट धारा। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडी जल धारा है। ये धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू और चिली के पास बहती है। यह अंटार्कटिका क्षेत्रों में ठंडा पानी लेकर आती है और पश्चिम दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न करती है। ये धारा पेरू
कि मछली पालन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आती है अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा, अंटार्कटिका सर्क्यूम्पोलर करंट। ये ठंडी धारा है। ये धारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। ये धारा पृथ्वी की सबसे लंबी महासागरीय धारा मानी जाती है और अंटार्कटिका क्षेत्र को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आती है अगोलहास धारा। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म जल धारा है। ये धारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर बहती है और हिंद महासागर के गर्म पानी को दक्षिण अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसका प्रभाव अफ्रीका के दक्षिण तट के समुद्री मौसम पर होता है। नेक्स्ट आता है बेंगलोर धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ये धारा पश्चिम अफ्रीका के तट से होकर बहती है और दक्षिण अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी को अफ्रीकी तट की ओर ले जाती है। ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में शुष्क और ठंडे मौसम के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आता है उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये गर्म धारा है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से में है। ये धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है और व्यापारिक हवाओं के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये धाराएं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्सों में है ये, है ना, दक्षिणी हिस्सों में है ये। गर्म जल धारा है। अगर इसका विवरण देखें तो ये धारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहती है और गर्म पानी को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाती है। ये धारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्रों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आती है लेब्राडोर धारा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ये धारा कनाडा के लेब्राडोर प्रायद्वीप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडा पानी लेकर आती है। ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ठंडी हवाएं और बर्फीले तापमान लाती। नेक्स्ट आती है कैलिफोर्निया धारा। ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ठंडी जल धारा है। ये धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है और कैलिफोर्निया के तट पर ठंडा पानी लाती है। इसका प्रभाव तटीय जलवायु और मछली पालन उद्योग पर होता है। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? विश्व की महासागरीय धाराएं वैश्विक जलवायु और समुद्री पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये धाराएं गर्म और ठंडे पानी को विभिन्न महासागरों में स्थानांतरित करती है, जिससे मौसम, समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आज का जो ओशनोग्राफी है उसका लास्ट टॉपिक ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। ज्वार भाटा समुद्र में आने वाले प्राकृतिक लहरों के उतार चढ़ाव को कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाई टाइड और दूसरा होता है लो टाइड। मतलब हाई टाइड ज्वार, लो टाइड भाटा। ज्वार क्या होता है? हाई टाइड, जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है या बढ़ता है और पानी किनारे की ओर आता है तो इसे ज्वार कहा जाता है। ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, खासकर जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। दूसरा है हमारा भाटा, जिसे हम लो टाइड कहते हैं, जब समुद्र का जल स्तर घटता है और पानी किनारे से दूर जाता है, दूर होता है, तो इसे हम भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ पृथ्वी के घूमने के कारण भी उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा समुद्र की लहरों पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे इनका प्रभाव तटीय क्षेत्रों के निवासियों, शिपिंग, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण होता है। देखो, ये लघु ज्वार भाटा है। ये जब आता है जब चंद्रमा और मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से तो लघु ज्वार भाटा कहा जाएगा। अगर चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से है तो वृहद स्तर पर ज्वार भाटा आता है ना। और ये भी अगर तीनों एक सीध में है तो भी वृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा का एक संक्षिप्त विवरण था।